आगे आ जाओ ना, पीछे बैठना ज़रूरी है। चलो बैठे हो तो बैठे रहो। खैर, तो कल कुछ जाके देखा कि क्या कहानी थी क्या नहीं थी, कि सर नहीं इतनी लंबी क्लास के बाद इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि सो गए थे। सेम थिंग आई डिड। कल एक क्वेश्चन दिया था, first we'll discuss that and then we'll move on. That in spite of having good relations with China, we went on a war with that. क्यों? मतलब चाइना के साथ हमने एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जनरेट किया। जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात आई तो यूएस वॉज अपोजिंग चाइना एंड दे वर डिमांडिंग कि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए। उस टाइम पे नेहरू जी ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए, चाइना को दे दो। जब कोरिया के साथ चाइना का इशू हुआ तो वी वर स्टैंडिंग विद चाइना। पंचशील पैक्ट हमने साइन किया। वी ऑलवेज वांटेड टू हैव एंड नेहरू ट्राइड in the direction to have a friendly relationship with China, but then also the 1962 war happened. Why? देखा ही नहीं किसी ने जाके। पढ़ा नहीं। नहीं वो ठीक है, बॉर्डर इशू, बॉर्डर नेबरिंग कंट्री के साथ हम तो फ्रेंडली रिलेशनशिप रख रहे थे ना। इन स्पाइट ऑफ दैट 62 वॉर हुआ। क्यों? एंड दैट टू वी वर हेवीली डिफीटेड, टू बी ऑनेस्ट। लाइक ठीक है, देखो come on, this will be the type of questions that you will be expecting in UPSC, जहाँ थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए, जहाँ थोड़ा सा एक ऐसा अप्रोच चाहिए जहाँ आप अपना व्यू पुट अप करें। पढ़ा ही नहीं तो क्या डिस्कस करेंगे? प्लीज, दिस इज सम, yesterday I told you something. You have to be consistent for the first few months. First 6 months be consistent, then only we can. देखो हुआ क्या, we had a good foreign policy initially with China immediately after independence, क्योंकि we both came out of colonialism. चाइना और हम दोनों क्या हुआ, colonialism से बाहर आए थे। एंड इंडिया थॉट, क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थी, नेहरू हैड अ सोशलिस्ट टिल्ट, उन्हें लगा कि इनिशियली विल बी हैविंग अ friendly relation with China, and that could be a good option if two neighbors are having friendly relations. इसीलिए 1954 में पंचशील पैक्ट आता है, जहाँ म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। जब सिक्योरिटी काउंसिल की बात आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, चाइना फर्स्ट। प्रॉब्लम आती है, जो एक इमीडिएट कॉज बनता है, दैट वाज द तिब्बत इशू। तिब्बत में चाइना हैज़ ऑक्यूपेंसी, as you know, तो तिब्बत से there was a heavy inflow of refugees. तिब्बत से there was a heavy inflow of refugees, which और उनके साथ आते हैं दलाई लामा। चाइना एक्सपेक्ट करता है कि इंडिया will not provide any kind of asylum to them, but on humanitarian grounds we gave space to the Tibetan refugees along with Dalai Lama. Now this चाइना को लगा कि क्योंकि इससे पहले हुआ भी ऐसा ही था, जहाँ कहीं भी वर्ल्ड में इस तरीके का पॉलिटिकल असाइलम दिया जा रहा था, अल्टीमेटली होता क्या था, वो गवर्नमेंट, जैसे बांग्लादेश के टाइम हुआ, मुक्ति बाहिनी आई, हमने गवर्नमेंट इन एग्जाइल को रिकग्निशन दिया। चाइना को ये लगने लगा ऐसा ना हो कि इंडिया जो है वो जो तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने की कोशिश कर रहे थे उसे रिकग्निशन दे दे। फाइन, सो दिस कॉज्ड और बॉर्डर इशू तो चल ही रहा था, what we still it's going on, but still and that started somewhere, that started the war. दो तरफ से the NEFA, that is North East Frontier Agency, जो आज के टाइम का
अरुणाचल है एंड देन द लद्दाख बॉर्डर, दोनों जगह चाइना ओपन द फ्रंट एंड इंडिया वाज हेविली ऑन द बैक फुट। हमने कोशिश की वेस्ट को इन्वॉल्व करने की, और जैसे ही वेस्ट को इन्वॉल्व किया चाइना बगैर कुछ करे वापस चला गया। चाइना बगैर कुछ किए वापस चला जाए, कोई लैंड नहीं ऑक्यूपाई किया, कुछ नहीं। हमारी मिलिट्री को जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ। नाउ दिस शोज व्हाट एक्चुअली ये चाइना का रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं था कि इंडिया वाज डूइंग समथिंग which is disliked by them, but rather they want to have a stand on the world platform. Reason, India was having good relationship with US and USSR both, but everyone was thinking कि इंडिया किस साइड पे है। इंडिया को कभी नहीं लगा था, this was miscalculation from Pandit Nehru that China will never attack because they are our socialist friend. China will never attack because they are our socialist friends. But miscalculation हुआ, आर्मी कई जगह विड्रॉ कर ली गई, आर्मी खुद ही वापस आ गई। बट द मेन पर्पज ऑफ चाइना वॉज टू एक्सपोज एक तो खुद को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर रिकग्निशन दिलाना क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द कैपिटलिस्ट्स वर अगेंस्ट चाइना। दूसरा, what I feel is somewhat they wanted to expose a stand of India. In what sense? In the sense that India was playing a neutral game. Nehru was playing a neutral game. हम US के साथ भी अच्छे हैं, हम USSR के साथ भी अच्छे हैं, लेकिन जब when there was a conflict with a socialist country, India ran to West. So they wanted to show that yes, this is something. So broadly, it was not because of Indian aggression. The Chinese war was more of registering their own existence on world platform. That's why when India went to West, उन्हें लगा कि कहीं एस्केलेट ना हो जाए, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ ना जाए, वो उन्होंने क्या किया, दे बगैर कुछ ना लैंड ऑक्यूपाई किया, कुछ भी नहीं किया, एंड दे रिटर्न बैक। समझ में आया? कल जो भी पढ़ा उसमें कोई डाउट? पढ़ा ही नहीं सर, तो कहाँ से डाउट आएगा? Shall we move forward? Okay. we were in Lok Sabha elections 1980, है ना? January 1981 में इंदिरा गांधी again after 22 months of Janata government, the first non-Congress government, Mrs. Gandhi comes back, but this time again, and I've always said कि जब भी कोई नया प्राइम मिनिस्टर बनता है, it's not like when you have a repeated term, but whenever you take the charge, there is always something which is saying hello to you. यहाँ भी था, उन्होंने आके सबसे पहले अपनी फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि बांग्लादेश वॉर और ऑयल क्राइसिस सारी चीज़ें हो रही थी। 74 में हमने पोखरण में टेस्ट कर लिया था, दैट क्रिएटेड सर्टेन सैंक्शंस ऑन इंडिया। हमारा स्पेस प्रोग्राम भी चल रहा था, अमेरिका ने कहा था विल नॉट हेल्प यू आउट। आज yesterday NASA said ना that we are inspired from ISRO. This is the same NASA जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिए थे and we were not agreeing on their conditions, उन्होंने कहा था now we will not provide you anything, any help in your space program. So the first target that Mrs. Gandhi took was कि इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हम अपने रिलेशंस को अच्छा करें। इसीलिए 1983 में India hosted the NAM summit. India hosted the NAM summit so that we can again create that. और सोवियत के साथ हमारा फ्रेंडशिप पैक्ट था, and there was a conflict between Soviet and Afghans. Everyone knows Afghan was the proxy front. It was basically America which was behind that. That's why this all Taliban and everything, Al Qaeda, this is all created by US. Why? To counter USSR. अफगानिस्तान के साथ जब वॉर चल रहा था, लेकिन इंडिया ने कुछ भी नहीं कहा. इंडिया डिड नॉट, इंदिरा गांधी, देयर वाज नो कंडेम्ड ऑफ सोवियत एंड अफगानिस्तान वॉर. उन्होंने कोई इस पर रिएक्शन ही नहीं दिया. वजह थी बिकॉज यूएसएसआर वाज अ बेटर अलाय, क्योंकि इट वाज इन विसिनिटी, हम इजीली रीच में था हमारे. सो सोवियत यूनियन वाज अ बेटर अलाय फॉर इंडिया. एंड ऑब्वियसली जब इंदिरा गांधी शोड दिस अगेन, जो नेहरू की आइडियोलॉजी थी
towards socialism. Same thing was shown by Indira Gandhi when the word socialist. It was included later on, no? Which amendment? 42nd amendment when we, so she tried to make things better क्योंकि emergency फिर एक politically unstable government थी. जनता गवर्नमेंट को ठीक है हम कहते हैं that was the first non-Congress government, but still there was political unstable at central level. So what she tried कि हम हर तरीके से पहले foreign relations को और फिर internal उसको realize ease out करें. And she also tried to normalize relations with China, Pakistan and US also, क्योंकि US ने sanctions लगा रखे थे तो हमने किसी तरीके से इन चीज़ों को cater किया. But the problem that she faced widely was the insurgency in Punjab. The problem that she faced widely was insurgency in Punjab. क्या हुआ था, कोई कुछ बताएगा, किसी कुछ आइडिया? ऑपरेशन ब्लू स्टार, और वो तो बात की बात है. दैट वाज एन रिएक्शन और दैट वाज समथिंग एल्स. एनीथिंग, एनीवन? ओके, सुन रहा हूँ. यस, 1980s में पंजाब में इंसर्जेंसी शुरू होती है फॉर अ डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट, एंड दैट इंसर्जेंसी वाज ब्रॉडली ऑन कम्युनल ग्राउंड्स. Because like Pakistan was a state which was created on communal grounds, again there was a demand in Punjab by the right-wing extremists कि हमें भी हमारा separate country चाहिए, and this demand escalated. Now what happened? एक तो language problem चल रहा था. हमने देखा पंजाब में इनिशियली पेप्सू बनता है, दैट इज़ पंजाब एंड पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन. हो क्या रहा था, जो सिख लीडर्स थे दे वांटेड गुरुमुखी, एंड जो नॉन हिंदी नॉन पंजाबी स्पीकिंग लोग थे वो क्या रहे थे कि देवनागरी शुड बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट रीजन, हिंदी शुड बिकम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट रीजन. दैट लेड टू व्हाट? बाइफिकेशन. States, Punjab, Haryana, Himachal, सब चंडीगढ़ UT बनता है, and the things went on. Actually, if you see, I am quoting Kuldeep Nayyar here from his book Beyond the Lines. The face of insurgency in Punjab, Bhindrewala, he was created by Sanjay Gandhi, because as per him, I am quoting his book now, that there were evidences in the logbook, entry register होता है ना, of PMO that Sanjay Gandhi had a meeting with Bhindrewala many times. The reason was that Congress was losing its ground in Punjab because Akali Dal was gaining more and more popularity. So, and Akali Dal was something which was of right-wing extremism in Punjab. अब वही है ना, उनको काउंटर करने के लिए Congress always have a soft ideology. If you'll see, since independence, Congress always had that soft ideology. To counter that, उन्होंने जो US ने किया वही ideology संजय गांधी ने adopt की कि they created another militant extremism ideology to counter Akali Dal. And General Singh Bhindrewala was outrightly supported by Congress. ज्ञानी जैल सिंह का बहुत बड़ा रोल था उसमें. बट धीरे धीरे when you give more and more power to someone, आप एक ऐसे आदमी को जिसको अपनी पावर का किंग मेकर पॉलिसी पढ़ी ना, हमेशा अंग्रेज़ों ने ऐसे को बनाया जो उनसे कमज़ोर था, जो दिमाग नहीं चला सकता था. जब मीर कासिम को बनाया, सी दिस इज़ द डिफरेंस, ही रोज अगेंस्ट देम. सेम थिंग हैपेंड हियर. इनिशियली संजय गांधी एंड PMO थॉट दैट कि हम एक ऐसा एक कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए पंजाब में, एक्चुअली रिवाइव नहीं करना चाह रहे थे, वो जो एक राइट विंग वोट्स थे उनको डिवाइड करने के लिए एक और पैरेलल कि वो डिवाइड हो जाएंगे तो जो वोट हमारा है वी विल राइज. बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली भिंद्रेवाला वॉज स्मार्टर, he was stronger, he was having a higher fan following than anyone,
and that escalated to militancy in Punjab. Now what happened? Slowly they started occupying arms and ammunition. उनके पास पहले तो इन्हीं लोगों ने भिजवाया. There are a number of evidences. फिर Indira Gandhi came to know that they have occupied Harmandir Sahib or the Golden Temple. उसके अंदर proper fortification चल रहा है, arms and ammunitions हैं. And Mr. Doval, if you have read that news item, Mr. Doval वो तब he was the person जो अंदर की खबरें बाहर ला रहा था, जो the present NSA National Security Advisor. He went inside Harmandir Sahib and he contacted Bhindrewala and said, I am from Pakistan and we are supporting your cause. He went as a spy, and that is what reported in various news items. So when it was realized कि अंदर अच्छा खासा arms and ammunitions आ चुका है, Indira Gandhi started Operation Blue Star. Operation Blue Star was something which was unprecedented, no one expected, and she put all the Sikh military commanders, जो army को भी जो lead कर रहे थे. Punjab police somewhere said no, we will not do that. So army was deployed, tanks were put, everything, and rest you all know about Operation Blue Star. And after almost 3 or 4 days of operation, 3 days of operation, that was all cleaned out. And when Indira Gandhi was asked why you sent military inside, that will spoil the sanctity of a religious place, and which is of so heavily importance for any particular religion. And then she said, we sent army not to spoil but to clean the temple. This is the argument that she gave, and iska repercussion ye hua on 31st October 1984, because of obviously the Operation Blue Star. She was assassinated by her own bodyguards. Now that is a very important turning point in Indian history, post independence history, क्योंकि वहाँ से दो चीज़ें शुरू हुई. Hatred against Sikh, because that sparked huge anti-Sikh riots, anti-Sikh communal violence. और दूसरा, a non-political person, Rajiv Gandhi, became the prime minister, or rather he became the youngest prime minister of India. Now after that, when Punjab में जब elections हुए, तो everyone was Akalis emerged as the, क्योंकि वो एक extremist non-violent एक group दिखा लोगों को, political group दिखा, that they are having that ideology, somewhat right-wing ideology, but they are not picking up arms and ammunitions. They are not picking up arms and ammunitions. So now Rajiv Gandhi becomes Prime Minister of India. इस दौरान एक और चीज़ हुई, and that was इससे पहले that was the Bhopal gas tragedy, Union Carbide. वहाँ पर भी role of Gandhi family is always questioned. I belong to Bhopal. I know what because my parents told me. And luckily, we were on. Generally, हवा जो चलती है उस दिन उल्टी बह रही थी. भोपाल में it's a very आप देखेंगे there's a very big lake. So winds are always blowing. It's always a pleasant weather out there. But unfortunately उस रात क्योंकि ठंड थी, हवा का डायरेक्शन उल्टा था. I don't know what was there. तो जो विंड का डायरेक्शन नॉर्मली जो शहर से बाहर की तरफ जा रहा था, अंदर की तरफ आया. Which was the gas? Yes, methyl isocyanide. Union Carbide was the company, and methyl isocyanide was the gas that was leaked, and more than 2,000 people were killed. And still, those who were born after that, they still had that, it was like not exactly, but somewhat like nuclear radiation, that at least one generation was spoiled because of that. And there the question of MP state government and role of central government is always questioned, क्योंकि उन्होंने यूनियन कार्बाइड के हेड को escape करने में हेल्प की. आज तक compensation properly नहीं मिला है. Still people are fighting for that. आज भी जब अभी last time elections हुआ था, वो compensation वाले फिर आ जाते हैं कि हमें आज तक compensation, it was of 84, आज तक compensation नहीं मिला.
So another thing where government failed. So when Rajiv Gandhi became prime minister, that was a very crucial point in history. A strong leader, Indira Gandhi died, Rajiv Gandhi was in Calcutta at that, but when this assassination happened, और वो immediately rush करते हैं Delhi की तरफ, he himself flight and he was a non-political person, as we have always, Rajiv Gandhi appears nowhere in post-independence history prior to assassination of Mrs. Gandhi, because they said that Sonia Gandhi married on the condition that he will never enter politics. So that was the, and he was a commercial pilot, he was doing his job. But no, circumstances, or rather destiny, one is he was destined to be the Prime Minister of India even after being, no, he was not at all politically active. Which, initial years mein he was, and he was sworn in as Prime Minister. And their मॉडर्न जो हम आज का हिंदुस्तान देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत उस दौर में होती है. उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन अगेन इलेक्शंस होते हैं, एंड ऑब्वियसली सिंपैथी वोट तो कांग्रेस के साथ था, सिंपैथी वोट कांग्रेस के साथ था. कांग्रेस swept like anything, more than 400 seats they won. BJP won only 2 seats in 1984 elections, 2 seats सिर्फ. तो Congress 400 plus, and Rajiv Gandhi emerged as the new face of Indian National Congress, or rather Congress I. That's Congress for Indira, क्योंकि 80 की इलेक्शन में फिर कांग्रेस जो R थी उसका फिर डिवीजन होता है, कांग्रेस I और कांग्रेस U में फिर एक स्प्लिट होता है. तो कांग्रेस I is the Congress that we see today. खैर, but what Rajiv Gandhi's era is remembered for, it is remembered for the technological revolution of India. India emerged as a technologically strengthened. What his grandfather saw when we discussed yesterday Nehru, and he said that technology, science and technology would be key in alleviating poverty. He said that these factories and these dams will be temples of modern India, these industries will be temples of modern India. Somewhere it was, it was practically realized, it was practically put into force by Rajiv Gandhi, and we say, and actually he was advised by Sam Pitroda, who was an Indo-American entrepreneur. If I say that Nehru was the architect of modern India, what we on the grounds of what we have studied yesterday, can you elaborate that? Then we'll move on to how Rajiv Gandhi's technological revolutions and technological steps helped. Yes. फैज़ का एक शेर है, बोल की लब आज़ाद है तेरे, बोल की ज़बां अब तक तेरी है ना? तो वो आगे तो बहुत लंबी नज़्म है, लेकिन इन 2 लाइनों में प्लीज़ स्पीक अप, बोलोगे नहीं तो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे. My question is, Nehru is considered as the architect of modern India. Please elaborate. How? Give arguments, na? It's not yes or no. Like just after in the first five-year plan, his focus was on agriculture because Okay. that was needed. But immediately in the second five-year plan, he shifted his focus to technology, and he was the architect, like not because he built it, but he laid the framework on which others would build later. Yes. Any other thing? आर्किटेक्ट का काम सर डिज़ाइन करना होता है सर, और सर मतलब एग्जीक्यूशन का काम सिविल इंजीनियर का रहता है. तो जो मतलब एक फ्रेमवर्क था जो आगे इंडिया करने वाला था, वो नेहरू जी ने Okay. उन्होंने एक बैकग्राउंड तैयार किया था. Okay. एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेके बाद में इंडस्ट्री के लिए वो बेसिक रखता है, फाउंडेशन स्टार्टअप और स्टील इंडस्ट्री से इसके लिए फाउंडेशन इम्पैक्ट किया. But people, today is the most common narrative that every other, हमारे देश में जो भी गलत हो रहा है वो नेहरू जी की वजह से हो रहा है. कॉमन नरेटिव तो यही है मीडिया में आजकल. उनको पर्सनल वजह से. This is a very common narrative going on to today's time, that anything which is going happen wrong because of Nehru. And then the question, I am giving you a question, that Nehru was the architect of modern India. Yes, because आगे जो भी देखो,
मोर और लेस हिज फैमिली रूल्ड टिल 1990s। सिर्फ 2 साल 22 महीने जो थे वो जनता गवर्नमेंट के थे। अगर आप देखेंगे फ्रॉम 40 years, and they all worked on the framework given by Nehru. So here you can say the family politics was one of the reasons that they never wanted to digress from what Nehru did. But keeping aside, yes, the framework, the 5-year plans, it was a huge framework. Now everyone worked on that. We had 5-year plans till 2017. हर किसी ने उस पर काम किया. Irrespective, even if you'll see after 96 there is a huge, like for 5 of till 2004 करीब 8 साल नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट रही, लेकिन उन्होंने भी 5-year प्लान को स्क्रैप आउट नहीं किया. वो उसी लाइंस पे चलते रहे. वही कि इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग चाहिए कंट्री को. एंड दे ऑल वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स, ब्रॉडली on the principles which were laid by Nehru for overall development, not just the economic development but overall socio-economic, political, emotional development or integration of the country. And Rajiv Gandhi also followed the same principles, and there were 6 broader technological steps that were taken by him. The first thing was drinking water mission. उन्होंने 6, हम कहते हैं 6 मिशंस चलाए, जिसमें पहला था ड्रिंकिंग वाटर मिशन. Why drinking water? क्योंकि उस वक्त तक भी देश के सिर्फ 20% गाँवों को ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर तो एक्सेसिबल सभी को था, लेकिन 20% villages were only having access to clean drinking water. So the first and the foremost thing that he did was जो भी हमारे ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स थे वो से 20% गाँव को कवर कर रहे थे. ही गेव अप द टारगेट कि नहीं, देश के हर इंसान को, every citizen of this country should have an access to clean drinking water. Then he came up with the most important thing जो अभी तक broadly untouched थी. 20-point program और 10-point programs में cover up हुआ education, लेकिन a separate literacy mission, राजीव गांधी started a separate literacy mission, साक्षरता अभियान. आप देखते होंगे अब वो सर्व शिक्षा अभियान और वो सारी चीज़ें, नाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग. लेकिन सबसे पहले तो साक्षरता, पहले तो लिटरेसी की बात करनी थी, क्योंकि इवन टिल 1980s 60% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट. रफली 60% ऑफ द पॉपुलेशन वाज इलिटरेट. तो साक्षरता मिशन शुरू हुआ. इसी सीरीज़ में what we say, there was another mission in this, another target, and that was Operation Blackboard. नेहरू जी के 100 साल हो गए थे उनके बर्थ एनिवर्सरी को, तो उस साल उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ शुरू की, एंड दैट वाज जवाहर नवोदय विद्यालय, JNVs at every district, and today they are one of the foremost. They're good, no doubt. The quality of education that JNVs are providing is far better than many of the private schools. And I believe private, देखो हमारी कंट्री में ना सबसे ज़्यादा हम क्या कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स को हमारे एक जो डिमांड है एज अ वेलफेयर स्टेट इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ. अनफॉर्चुनेटली दोनों का प्राइवेटाइजेशन हो गया है, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एलिमेंट्री हेल्थ फैसिलिटीज़. ठीक है, प्राइवेट लेवल पे आप ऊपर आ रहे हैं, दैट्स फाइन, लेकिन आप अगर देखें तो एलिमेंट्री लेवल पे भी जो हैवी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, एंड दैट हैज़ रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली. अब वो मैंने देखा बड़े बड़े वो सो कॉल्ड इंटरनेशनल स्कूल्स में पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है. दैट्स ट्रू. अब I'll not name any school, बट सो कॉल्ड जो अपने आप को पब्लिक स्कूल्स या इंटरनेशनल स्कूल्स और इस तरीके का बड़ा बड़ा टैग देते हैं, यू विल सी वहाँ पढ़ाई को छोड़कर सब हो रहा है. क्यों? क्योंकि वही बच्चे मुझे शाम को ट्यूशन जाते दिखते हैं, छोटे छोटे बच्चे. When parents are paying for lakhs for the school education, why they need a tuition? Why they need a tuition? Because yes, the education that the quality of education that needs to be imparted at private level, at that level, at school level, school are failing to do that. Schools are failing to do that. That's why na, they need that. हेल्थ को आप देख लीजिए, हमारा वी ऑलवेज जब भी बजट आता है वी ऑलवेज आर्ग्यू कि हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर कम है, इससे ज़्यादा बेहतर, हमेशा आर्ग्यूमेंट होता है ना. लेकिन यू सी प्राइवेटाइजेशन, जब से इन दोनों चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन और यहीं
एक बेसिक एम्यूनिटी, आप गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देख लीजिए. आई डोंट नो अबाउट महाराष्ट्र बट इन MP इट्स पैथेटिक, लिटरली पैथेटिक. मतलब आई वेंट टू अ स्कूल, हम आई वाज जस्ट वी आर गोइंग ऑन अ नेशनल अचीवमेंट सर्वे हो रहा था, तो आई वाज द ऑब्जर्वर. स्कूल हाईवे पे है, हाईवे पे है, मिडिल स्कूल है, बड़ा अच्छा गार्डन मेंटेन सब कुछ. आई वेंट इनसाइड, वी आस्क्ड हाउ मेनी स्टूडेंट्स. सर 6th 7th 8th है, क्योंकि मिडिल स्कूल था. 6th 7th 8th है. 127 स्टूडेंट्स, 1 टीचर. टीचर्स ही नहीं है, एक टीचर है तीनों क्लास पे. हमारा मैनेज कैसे करते हैं? बोले सर अब क्या करें, करना पड़ता है. तीनों को अलग अलग, वो टीचर बेचारा पेंडुलम बना हुआ है, कभी इधर जाके बताता है, इधर जाके बताता है. क्या प्रॉपर एजुकेशन मिल पाएगी? एटलीस्ट 3 क्लास है तो कम से कम 3 टीचर तो चाहिए ना, कम से कम, कि एट ए टाइम सब रोटेशन भी चले, तो एट ए टाइम हर क्लास में. बोले सर हमारे पास तो प्यून भी नहीं है, सफाई कर्मी भी नहीं है, सब खुद करते हैं, बच्चों से मिलकर करवाते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम विथ एजुकेशन. एट द सेम टाइम यू गो टू, और आप देखिएगा अभी जैसे इसरो के चेयरमैन का बहुत, बिकॉज व्हाट ही डिड इज ग्रेट. क्या आ रहा है? ही स्टडीड फ्रॉम अ तमिल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल, and the students who are coming out of that, na, those bright students who are coming out of that, they're way better than what so-called smart students of private schools. वहाँ पोटेंशियल बहुत है, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है. इनके पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है कि वो टैलेंट ही खत्म है. न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं सिखा रहा है. प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को देखिए, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, उनको मतलब ही नहीं है. बिकॉज वो सुबह 6 बजे जाते हैं, 6 बजे से उठते हैं, उनके बेचारों का दिन शुरू होता है, 4 बजे तक घर लौटते हैं, फिर वो 6-7 बजे तक ट्यूशन. बच्चे में हिम्मत ही कहाँ बचेगी कुछ करने की. अब स्कूल में n नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं. सो बिकॉज इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि हमने शुरुआत से एजुकेशन का इंडियनाइजेशन नहीं किया. हमने वो ब्रिटिश सिस्टम को ही फॉलो किया, और शुरुआत में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इतने ज़्यादा लग गए कि कहीं ना कहीं आप स्टार्टिंग से देखेंगे एजुकेशन सेक्टर वॉज नेग्लेक्टेड, इट वॉज इग्नोर्ड. जो एक रिफॉर्मेशन चाहिए था, क्योंकि देखो अंग्रेज़ों का या जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, इट वॉज एम्ड एट व्हाट? वो क्लर्क बनाने के लिए था, एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए नहीं था. वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नहीं था. वो किस लिए था? ताकि they can create clerks, so that they can create what we say is उसको हम कहते हैं ना पढ़ा लिखा नौकर. उन्हें वो क्रिएट करना था. वो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने डिज़ाइन किया. हमने उसका इंडियनाइजेशन कब किया? हम भी तो वही फॉलो कर रहे हैं. बस वो पहले वो मेट्रिकुलेशन सिस्टम था, अब हम 10+2 पे आ गए. इससे ज़्यादा तो कोई चेंज नहीं किया ना हमने. पहले भी वही सिस्टम था, आज भी वही सिस्टम है. अब तो वो प्राइवेट स्कूल्स में तो और ज़्यादा तमाशे होने लगे हैं. वो प्रेप भी है, वो की पता नहीं क्या क्या है. 4-5 साल तक तो बच्चा फर्स्ट तक क्लास नहीं पहुंच पा रहा है. हाँ, वो पता नहीं, हमारे टाइम तो था वो KG1 KG2 क्लास फर्स्ट ख़त्म. बेसिक एलिमेंट्री जो लिखना पढ़ना था वो KG1 KG2 में, फर्स्ट क्लास से आपकी नॉर्मल पढ़ाई शुरू. इसलिए हम व्हेन वी डिड 12th लाइक वी वर लाइक 16. अब देख रहा हूँ 18-19 साल तक बच्चा 12वीं में ही अटका है. क्यों? वो 5 साल से पहले एडमिशन नहीं मिलेगा फर्स्ट में. पता नहीं क्या क्या नए नॉर्म्स बना दिए हैं आजकल. स्कूल्स ने खुद बनाए, गवर्नमेंट ने से कोई नॉर्म्स नहीं बनाए. खैर, सो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर लिटरेसी, जवाहर नवोदय विद्यालय, लिटरेसी मिशन, क्योंकि तब से देश की अब एक और चीज़ देखिए ना, जब आज़ादी हुई तब लिटरेसी रेट कितना था? है ना. 40 साल बाद कितना है? 40%. दैट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ह्यूज. इसलिए आप देखेंगे उसके बाद एडल्ट लिटरेसी की भी बात आई, प्रौढ़ शिक्षा की भी बात आई. प्रौढ़ शिक्षा अभियान चला था जब हम एडल्ट को लिटरेट, और आज समवेयर नियर 65-70% रेट ऑफ लिटरेसी हमने अचीव किया है, एंड दैट इज़ गुड. दैट इज़ गुड. फाइन. थर्ड वन वॉज पहली बार किसी चीज़ को ध्यान दिया गया हेल्थ में, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन. ये जो क्या कहते हैं वो टीकाकरण प्रोग्राम होता है ना, वही आज के टाइम पे वी कॉल दैट इंद्रधनुष, ऑपरेशन इंद्रधनुष, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, अगेंस्ट.
सो ये जो वैक्सीनेशन का इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम था स्पेशली फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड द चिल्ड्रन इन्फेंट्स रादर, क्योंकि उस वक्त पे MMR भी ज़्यादा था, IMR भी ज़्यादा था. What is this MMR and what is this IMR? And maternity mortality rate and infant mortality rate. That is how we calculate that? Infant mortality is the number of live deaths per 1,000 births. Live deaths, Sorry, live births. live births per 1,000. Yeah, but how 1,000 births. And MMR में opposite है. So at that time MMR भी ज़्यादा था, IMR भी ज़्यादा था, और इस चीज़ को टैकल करने के लिए we have this mission of immunization program was started for pregnant women and children. Then the most important achievement, हम शास्त्री और इंदिरा गांधी जी इनको हम acknowledge करते हैं for the green revolution. We became self-sufficient in at least food grain production, है ना? But one more revolution came in Rajiv Gandhi's era, and that was white revolution, or known as Operation Flood. क्या था ये? मिल्क प्रोडक्शन तो था. हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा लाइफ स्टॉक है. Our buffaloes are like genetically they have reached to their peak. They are the best. लेकिन वो प्रॉब्लम क्या थी ना, देखो ये वो दौर था जब हिंदुस्तान में अर्बनाइजेशन हो रहा था. देयर वाज अर्बनाइजेशन इन इंडिया, रैपिड अर्बनाइजेशन. एंड अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि लोग रूरल एरिया से माइग्रेट करने लगते हैं कहाँ, अर्बन एरिया की तरफ. लेकिन अभी भी जो लिविंग हैबिट्स हैं दे डोंट वांट टू लिव. कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा था स्पेशली मिल्क का या वेजिटेबल्स का, वो रूरल एरिया में हो रहा था. अर्बनाइजेशन होने लगा तो इट वाज रिक्वायर्ड कि इसका मोबिलाइजेशन ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड तो अब इधर ज़्यादा होने लगी ना, इसका मोबिलाइजेशन ज़रूरी है. एंड डॉक्टर वर्गीस कुरियन है ना, द कोऑपरेटिव मॉडल, द कोऑपरेटिव सोसाइटी मॉडल ऑफ अमूल, दैट इज़ आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ये शुरू हुआ. इन्होंने कलेक्शन, और धीरे धीरे ये इट बिकेम वन ऑफ द, मतलब इंडिया बिकेम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द मिल्क इन द वर्ल्ड. वी वर, बट दैट वाज द प्रॉब्लम इज मिल्क इज अ हाईली पेरिशेबल प्रोडक्ट. इफ इट इज़ नॉट प्रिजर्व्ड रैपिडली इट विल पेरिश, इट विल स्पॉइल. तो उसको मोबिलाइज किया, एंड टुडे यू कैन सी द पैक्ड मिल्क इट इज़ अवेलेबल 24/7 365 डेज थ्रू आउट द कंट्री. जबकि आपको शहर में कहीं भी डेयरी नहीं दिखेगी. कहाँ दिखती, कहीं दिखी आसपास नहीं. मतलब डेयरी इन द सेंस वो नहीं जो सेल आउट कर रहे हैं, वो नहीं जो सेल आउट कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर कैटल शहर में नहीं दिखती ना, रेयर है. जैसे गांव में दिख जाती कि हर घर में गाय बैल बंधी है, ऐसा नहीं दिख रहा है ना. लेकिन फिर भी द मिल्क इज abundantly available throughout the country. There's no shortage of milk. Now this is because of that Operation Flood and वो National Dairy NDDF, yes, हाँ NDDB, National Dairy Development Board, Operation Flood, White Revolution, जिसको आपको जो, so इस मॉडल को उन्होंने वो किया. Next was Edible Oil Mission. Edible Oil Mission. After White Revolution, problem ये है that still we are net importer in case if it comes to vegetable oils. आज भी हमारे पास इस चीज़ का शॉर्टेज है. तो जो ऑयल सीड्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रॉपर्ली नोन एज येलो रेवोल्यूशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अबाउट मस्टर्ड ऑयल सीड्स. सो ये भी शुरुआत हुई, इसकी भी शुरुआत हुई, ताकि क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा एक गुड चंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाज गोइंग इन इम्पोर्टिंग दिस एडिबल ऑयल्स. तो हमने कोशिश, लेकिन आज भी हम थोड़ा सा वी आर नेट इम्पोर्टर्स इफ यू से. प्रोडक्शन है, ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन है हमारे यहाँ, बट फिर भी सम पार्ट हैज़ टू बी इम्पोर्टेड. लेकिन तब तो यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन इन 1980s. व्हाट वाज द कंडीशन. नेक्स्ट was the most important one, and the sixth one in the series was Rural Telephony Mission. Rural Telephony Mission.
रूरल टेलीफोनी मिशन। और कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू telecommunication revolution or enhancement, always the credit is being given to Rajiv Gandhi for the steps that has been taken, and his target was कि देश की हर पंचायत टेलीफोन से जुड़ी रहे, क्योंकि तब that the work on पंचायती राज was going on, it was sure, तो गांव को टेलीफोन से जोड़ना, that was the target, and one way or other it was achieved। छोटी चीज़ देखो, इंडिया में ना हम बहुत जल्दी रिजल्ट्स की डिमांड करने लगते हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है। बट इंडिया इज़ सच ए ह्यूज कंट्री, इंडिया इज़ सच ए ह्यूज कंट्री, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इफ़ यू गो इंटीरियर, मतलब इफ़ यू से फ्रॉम धुले टू कोल्हापुर और व्हाट इज़ द कर्नाटका बॉर्डर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल? 7 hours। बाय ट्रेन ना, और बाय रोड 7-8 घंटा, एंड पुणे से धुले जाने में, सी बिकॉज धुले इज द फर्स्ट नॉर्दर्न नंदुरबार, और वो वाला जो रीजन इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड इफ विल गो टू द सदर्न मोस्ट पार्ट विच इज बॉर्डरिंग कर्नाटका, 8-9 hours, and because when we say that Maharashtra is having one of the best roads in the country, और उस बीच कितने गांव आते होंगे, है ना, हज़ारों गांव आते हैं, है ना, कितने डिस्ट्रिक्ट्स आप क्रॉस करते हैं। नो, दिस इज द एक्सपेंशन। इफ़ यू हैव टू गो फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई बाय ट्रेन, इट टेक्स 3 days। दिल्ली से पुणे आने में इट टेक्स 24-30 hours, 24 hours मिनिमम। दैट टू वी से पुणे इज समवॉट इन द मिडल, है ना, सेंटर, थोड़ा सा साउथ टू द मिडल है, और फिर अभी नीचे उतना ही देश और है ना। दिस इज द साइज ऑफ इंडिया। और यहाँ पे किसी भी चीज़, हमको क्या लगता है ना, एक प्राइम मिनिस्टर ने कुछ शुरू किया, 5 साल में नहीं आते हैं रिजल्ट, यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लाइक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्टेड इन 1991, लेकिन आप देखोगे तो उसका इम्पैक्ट 2005 के बाद दिखना, 2000 के बाद दिखना शुरू होता है स्लोली, एंड ऑल ऑफ अ सडन आफ्टर 2005 देयर इज अ 2007 देयर इज अ रैपिड बूम इन इकोनॉमी। तो इट टेक्स टाइम टू पर्कुलेट टू द लास्ट सिटीजन living on this country। खैर, कोशिश राजीव गांधी ने भी की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की, ताकि हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें, इंपोर्ट्स कम कर सकें, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अपने बिल्डअप कर सकें। बट द प्रॉब्लम दैट ही एक्चुअली फेस्ड, one more thing, sorry, before coming to that, there was not only you can say the socio-economic reforms, but he also emphasized on democratic institutional reforms, and the biggest contribution to that was the anti-defection law। 10th schedule? Yes, 10th एंटी-डिफेक्शन लॉ। क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, क्या है, वही तो पूछ रहा हूँ। एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अगर कोई चला जाता है तो उसको डिस्क्वालीफाई हो जाता है। पहले क्या हो रहा था, आप जैसे हमने 67 to 70 के टाइम बताया कि देयर वाज 7 or 8 गवर्नमेंट्स चेंज्ड इन बिहार, वो इसी वजह से हो रहा था क्योंकि जिसको जहाँ पॉलिटिकल बेनिफिट दिख रहा था वो उस तरफ चला जाता था। लेकिन टू काउंटर दिस एंटी डिफेक्शन लॉ वाज ब्रॉट इन, इट वाज गिवन लीगल स्टेटस कि अब अगर किसी ने इस तरीके से इलेक्टेड मेंबर ने, दिस इज इम्पॉर्टेंट, अगर किसी इलेक्टेड मेंबर ने इस तरीके से अपना पॉलिटिकल स्टैंड चेंज किया, अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज की, तो ही और शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द मेंबरशिप। बट देयर इज अ लूप होल ऑल्सो। व्हाट इज दैट? If yes, 2/3 अगर पार्टी स्प्लिट हो रही है, then this anti-defection law will not be applicable. It has happened many times. Also, Rajiv Gandhi also started a mega Ganga cleaning project. ये भी उन्होंने शुरू किया था कि गंगा की सफाई हमें, बिकॉज गंगा इज़ लाइफलाइन ऑफ इंडिया। आप इसे उसको साफ रखने का मतलब ये नहीं है एक्चुअली, सो दैट द aquatic flora and fauna which is flourishing in that, they should give ample time, ample
गुड एटमॉस्फियर रादर, गुड एनवायरनमेंट टू सर्वाइव। क्योंकि प्रॉब्लम वहीं आती है जैसे अब दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है, क्या है कोई बताएगा, पढ़ा है? एनीवन फ्रॉम बंगाल, बिहार, दैट साइड? नहीं। वो एक्चुअली वहाँ पे व्हाट वी कॉल दैट एक्वाटिक प्लांट है, जिसकी वजह से ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है, वो इरोजन, वो डिपोजिशन ज़्यादा होने लगता है, एंड ऑल ऑफ दैट्स व्हाई दे हैव बिल्ड दैट फरक्का बैराज। तो फरक्का जब पानी खोलता है बहुत तेज़ी से, तो सारा जो वो मटेरियल है वो वॉश आउट होता है। तो वो पूरे गंगा इज़ लाइफ लाइन ऑफ होल नॉर्दर्न इंडिया। यमुना उससे कनेक्टेड है, उधर यमुना को यमुना उधर आप देख लीजिए इंडो गैंजेटिक प्लेन्स जो है फ्रॉम इंडस पंजाब, इट इज़ ऑल belong to a river system which is very important. So Ganga cleaning so that the flora and fauna, the aquatic flora and fauna flourishes, that was also started by Rajiv Gandhi. Another thing, two important parts, two important steps. One was Lok Adalat. क्या है लोक अदालत? कोर्ट में केसेस का पेंडेंसी बहुत हो जाता है, तो फिर पीपल कोर्ट के आगे बैठ के मतलब आप ही जाके किसी का, हाँ, वो एक्चुअली म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज़ के लिए है। लोक अदालत जो है वो उसमें लॉयर्स आर नॉट अलाउड, उसमें देयर इज अ जज और दोनों पार्टीज़ को बुलाते हैं और एनी हाउ कॉम्प्रोमाइज़ कर जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होता है, ग्राउंड लेवल नेगोशिएशंस टाइप करके। देखो लोक अदालत इंपॉर्टेंट है, ये पॉलिटी में भी आ सकता है, ये करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, इसको पढ़ना अच्छे से। बट वाई आई से कि देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू नो व्हेन इट वाज स्टार्टेड, this gives just one line, started in this time period or started from this, that gives you a good, जिसको कहते हैं ना ओपनिंग अच्छी मिल जाती है। तो अगर आपको किसी, अब यहाँ से जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, यहाँ से जो भी हम पोस्ट इंडिपेंडेंस या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, दैट इज समवॉट विच इज़ द ग्राउंड्स ऑफ वट एवर इज हैपनिंग प्रेजेंट डे। कंटेम्प्रेरी इशूज़ का ग्राउंड्स आपको यहीं जाके मिलता है। तो अगर आप एक लाइन भी लिख देते हैं ना स्टार्टिंग की, कि ये तब शुरू हुआ, या इसका रूट यहाँ पे है जिसकी वजह ये थी, एंड कुछ भी, तो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड स्टार्टिंग फॉर द आंसर, है ना। सो दैट्स व्हाई दिस, अब आप बोलोगे सर क्वेश्चंस तो कम आते हैं, यस आई नो क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन दिस पार्ट इज क्रिटिकल, दिस पार्ट इज क्रिटिकल बिकॉज दैट इज कनेक्टिंग हिस्ट्री टू द कंटेम्प्रेरी पार्ट्स, कंटेम्प्रेरी इशूज़। खैर, और इसके अलावा लोक अदालत शुरू की गई और कंज्यूमर कोर्ट्स, तो जो कंज्यूमर से रिलेटेड केसेस थे उनके लिए एक सेपरेट कोर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं उपभोक्ता फोरम, वो शुरू किया गया, जहाँ कंज्यूमर खुद भी अपना केस लड़ सकता था। तो कहीं ना कहीं ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस थी, इसको भी टैकल किया गया। लेकिन अब ये बेचारे फंस जाते हैं। ये फंस ऐसे जाते हैं कि he saw his mother interfering in what? बांग्लादेश। ऐसे ही एक क्राइसिस साउथ में शुरू हो जाता है, दैट वाज द श्रीलंका क्राइसिस। क्या श्रीलंका क्राइसिस में होता ही है, एथनिक सिंहलीज थे, तमिल माइनॉरिटीज थी, एंड तमिल माइनॉरिटी एंड तमिलनाडु, दे वर ऑल तमिल्स। जो नॉर्दर्न पार्ट है श्रीलंका का, इट वाज द जाफना पेनिनसुला एंड द नॉर्दर्न पेनिनसुलर पार्ट जो था श्रीलंका का, इट वाज ऑल इनहेबिटेड बाय Tamils. In Sri Lanka, the Sinhalese, they were not given certain constitutional rights. They were not, so that what started ethnic violence. You don't call this communal violence. You know the difference between ethnic violence and communal violence? Communal violence is on the basis of religion. They follow the same religion, but ethnicity दोनों की different थी. Ethnicity means the origin, the culture. So they have different ethnicity, they have different origin, and that's the Tamils in Sri Lanka, they were in minority. Sinhalese majority में थे, तो उनके बीच clashes शुरू होते हैं, and क्योंकि government was supporting, तो all of a sudden again a huge influx of refugees crossing that sea and coming to India. अब राजीव गांधी interfered, and that again यार देखो करना पड़ता है आपके यहाँ all of a sudden। अब इस क्लास में हम बोलें कि वो एक कोचिंग है वहाँ नहीं चल पा रहा है,
उसके बच्चे आना शुरू हो जाए, हम एक दो को बैठा लेंगे, चलो ठीक है यार। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इफ रश विल कम, हाउ विल टीच यू? ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कुछ को तो अलाउ कर सकते हैं ना हम, कि चलो अब ऊपर एक कोचिंग चल रही है, मान लो आज वहाँ बगैर बताए शट डाउन हो गया, स्टूडेंट आ गए, हम दो चार को एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन एकदम से सब आ जाएंगे तो हम बोलेंगे भैया या तो पैसे दे दो या चले जाओ। नाउ सी सेम थिंग हैपन, क्योंकि हमें फीड करना पड़ता है। वो ठीक है, वो आपसे कुछ ले नहीं रहे, लेकिन खाना तो आप क्या खा रहे हैं ना। हम तो अभी भी इतने सेल्फ सफिशिएंट थोड़ी हुए थे। 80s लेट सेकेंड हाफ ऑफ 80s में हम इतने सेल्फ सफिशिएंट थोड़ी हुए थे कि हम फिर से एक इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज को बर्दाश्त करते। दैट वाज बाउंड टू हैपन। एंड पहले पीस अकॉर्ड होता है श्रीलंका के साथ, श्रीलंकन अकॉर्ड इन 1987, और वहाँ पे ये होता है कि प्रोविंशियल काउंसिल स्टैब्लिश होगी, तमिल्स को जो भी उनके वोटिंग राइट्स हैं, जो भी उनके सिविल लिबर्टीज़ हैं, वो प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन उनको भी वहाँ पर भी, जैसे बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी थी, ऐसे वहाँ पर भी एक मिलिशिया ग्रुप स्टैब्लिश हो जाता है, दैट इज LTTE, हेडेड बाय प्रभाकरन। वो मना कर देता है, बोले नहीं हम नहीं मान रहे, हम इस पीस अकॉर्ड को नहीं मानते, हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानते हैं, बिकॉज आप यही कह रहे हैं कि यू नो दे विल अगेन वी विल बी पॉलिटिकली सप्रेस्ड एंड विल नॉट बी गिवन आवर राइट्स। मना कर देते हैं। और फिर एक इंसर्जेंसी, एंड टाइगर्स दे वर गुड फाइटर्स, गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे, है ना। प्रभाकरन ने अपनी एक आर्मी बनाई, स्पेशली फ्रॉम दोज हु वर द विक्टिम ऑफ दिस एथनिक वायलेंस, उन्हीं लोगों के सप्रेस्ड लोगों को एक उसने अपनी ऑर्गेनाइज्ड, एंड देन ही यूज्ड टू से दैट आई एम हैविंग एन ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, वेल डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी उसके पास जो लड़ रही थी। श्रीलंका को प्रॉब्लम देखी, वो इंडिया के पास आया इमीडिएट हेल्प के लिए, एंड व्हाट द स्टेप Rajiv Gandhi took was he sent Indian peacekeeping forces to Sri Lanka. Now Prabhakaran saw this as that India and Sri Lanka have, like Delhi and Colombo, have shaken hands and now they are fighting against us. वो गुरिल्ला वॉर, देखो आप जब तक किसी वॉरफेयर को नहीं समझ पाते हो, यू आर एट बैक फुट। अफगानिस्तान इज अ बिग ब्लो फॉर US. वाई? ऑल्दो अफगान में तो सिर्फ इंसर्जेंट्स थे, मिलिटेंट्स थे, तालिबानीज जो थे, अमेरिकन आर्मी इज लाइक कमांडोज एंड एवरीथिंग, एंड स्टिल दे वर ऑन बैक फुट, एंड देयर इज अ ज्योग्राफिकल रीजन बिहाइंड दिस. Yes, America is broadly a grassland. They are, they are trained in, one-on-one fight. वो ग्रासलैंड में लड़ने के लिए ट्रेन है. और अफगानिस्तान का टेरेन हिली, रॉकी, केव्स, वो इधर से मार के इधर से वापस पीछे, जब तक वो उधर, मतलब अमेरिकन्स वर हैविंग नो क्लू इनिशियली, दैट्स व्हाई अमेरिका सफर्ड ह्यूज लॉस इन अफगानिस्तान, क्योंकि वो टेरेन उनको नहीं पता था. इसलिए अब देखना अमेरिका कहीं, जैसे जब उसके बाद उन्होंने इराक पे जब अटैक किया, इट वाज मोर ऑफ अ एरियल अटैक रादर देन ग्राउंड्स, क्योंकि उन्हें पता था ग्राउंड पे हम उस टेरेन पे नहीं लड़ सकते. सेम थिंग हैपेंड विद इंडियन फोर्सेस व्हेन दे वेंट, बिकॉज वी नेवर फेस्ड गुरिल्ला वॉरफेयर. उन्हें पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था होता क्या है, उसको काउंटर कैसे किया जाए. एंड इंडियन फोर्सेस सफर्ड ह्यूज लॉस. इसके साथ मतलब इस दौरान अगर आप फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो USSR के साथ राजीव गांधी हैड अ वेरी गुड रिलेशंस. लाइक मिखाइल गोर्बाचोव वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन, आई बिलीव, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. यस, है ना. और न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात की गई, अमेरिका ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया. दे साइंड, इट वाज सो दैट इन हिज 5-year tenure he visited Russia 8 times. This was the intense friendship of Russia. पाकिस्तान के साथ भी उन्होंने रिलेशंस अच्छे करने की कोशिश की, क्योंकि तब there was a change, Benazir was there, and but the problem that he hit, अब तो श्रीलंका क्राइसिस उन्होंने, और ये इतना ज़्यादा हुआ that he has to pay it by his life. Now my question is, दो neighbors, Sri Lanka, Bangladesh. In Bangladesh, we were successful
but in Sri Lanka we suffered huge losses. Why? बांग्लादेश में तो हम बहुत सक्सेसफुली हमने हमने रिकॉग्निशन भी दी, सब कुछ हुआ, और आप कह सकते हैं कि यस इंडिया वाज ऑन फ्रंट फुट व्हेन इट केम टू बांग्लादेश। लेकिन जब श्रीलंका की बात आती है तो हमने बहुत हैवी लॉसेस सफ़र किया। क्यों? बांग्लादेश में जो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ रही थी वो इंडिया के फेवर में थी। नहीं, इंडिया के फेवर में न बांग्लादेश में कोई था ना श्रीलंका में कोई था। हमने तो इंटरफेयर किया, हम टेक्निकली हमने किसी कंट्री की सॉवरेनिटी डिस्टर्ब की। वो हमारी नीड थी कि बिकॉज देवर रेफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, लेकिन श्रीलंका से इतना ज़्यादा रेफ्यूजी प्रॉब्लम भी नहीं था। है थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। What was the difference between Sri Lanka and Bangladesh? See, Indian government interfered on the both grounds, but Sri Lanka was a failure. Will term because we have lost our prime minister on that, ex-prime minister. लेकिन Bangladesh we were successful and we are hailed for that. क्यों? Support in the sense? बांग्लादेश इज लाइक लैंड बॉर्डर और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट से वगैरह एरिया में से सपोर्ट होगा लैंड में। श्रीलंका में जाके करेंगे क्या सोल्यूशन? I am not talking on military grounds. I am talking more on diplomat and political grounds. There we were successful of carving out a country. Here we were. पाकिस्तान was in the wrong, बांग्लादेश के केस में। श्रीलंका के केस में राजीव गांधी। No. One, देखो, first difference. बांग्लादेश में the part which we interfered was disconnected from mainland Pakistan. First reason, है ना, पाकिस्तान इधर था, बांग्लादेश इधर था। दूसरा, there Bangla people claim to be the suppressed one. Here Tamils claim to be the suppressed one. There we support Mukti Wahini, but on the other hand, when it came to Sri Lanka, we were on the Sri Lankan government side. पहली चीज़। दूसरी चीज़, and the most important one, Sri Lanka is more strategic. West was involved in Sri Lanka. वेस्टर्न कंट्रीज़, क्योंकि वो उनको लगा कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है, जहाँ बिल्कुल इंडियन ओशन का एज है, हमारा जो भी आर्मामेंट से जो भी हमारा ट्रेड है उसको चाइना और ईस्ट एशिया तक पहुँचाने के लिए श्रीलंका कुड बी अ बेटर प्लेस। And if and that's why West was interfering. On the other hand, there was no when West tried to interfere. When West tried to America, when 7th Fleet was moved, Indira Gandhi went to USSR, and somehow things were strategically tackled. Now see, पहली चीज़, geographic location not of India but of Bangladesh. एक तो लैंड बॉर्डर बहुत लंबा है, सबसे लंबा है। दूसरा, वो मेन लैंड पाकिस्तान से डिस्कनेक्टेड था। सो दैट्स वाई वो एक इन्फ्लक्स नहीं था, वो एक जो सपोर्ट होना चाहिए था या वो जो एक रेजिस्टेंस मिलता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इफ़ यू सी द पोजीशन ऑफ श्रीलंका, इंडियन ओशन में बिल्कुल नीचे है। अगर आप देखेंगे जो ईस्ट वेस्ट ट्रेड है उसके लिए बहुत अच्छा जंक्शन है, जो ईस्ट वेस्ट ट्रेड है उसके लिए बहुत अच्छा जंक्शन है। एंड इफ यू सी द वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वेस्ट वाज मोर इंटरेस्टेड, and somehow we can say that Indian diplomacy failed there in understanding the importance of, or rather the interference of West in Sri Lankan issue. So these are the difference है। एक द हिंदू में बहुत 4-5 साल पहले एक आर्टिकल आया था, आर्काइव्स में सर्च करना। तो मद्रास कैफे नाम का मूवी है, उसमें भी हाँ, वो it is on the same issue and it is correct, more or less it is correct. द हिंदू में भी एक आर्टिकल आया था, आई गेस आर्काइव्स में कभी सर्च करोगे तो मिलेगा। इट वाज ऑन दिस, दैट व्हाई राजीव गांधी फेल्ड एंड इंदिरा गांधी वाज सक्सेसफुल। सो देयर फ्रॉम देयर यू कैन गेन मोर इनसाइट। अब ये प्रॉब्लम, श्रीलंका का प्रॉब्लम आ गया। इसी दौरान हम कोशिश कर रहे थे कि हम अपनी डिफेंस को अच्छा करें, और इसके लिए हमने नई तोपें ख़रीदी, और उन तोप का नाम था क्या? बोफोर्स।
और बोफोर्स के केस में there were allegations on Rajiv Gandhi that huge high level corruption has been involved in Bofors case. वो उन्हें बैकफुट पे लेके आया. सबमरीन का भी था, SDW सबमरीन का भी करप्शन केस की उसके डील में, उसके सेल परचेज में there is heavy corruption or commission involved, which was not acceptable. But one more thing happened in 1987. और आज के टाइम का एक बर्निंग टॉपिक का रूट वही है, एंड दैट इज द शाहबानो केस ऑफ 1987. एनीवन नो? कुछ पता है उस बारे में? ये वो वहीं से निकल के आता है, वहीं रूट्स हैं इसके. अभी तो आए, अभी तो दो बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज थे जो जिसकी रूट उस दौरान. यस, अभी हम आएंगे, उस पर आएंगे. व्हाट वाज द शाहबानो केस? Basically gave right to Muslim women regarding divorce, not exactly divorce, but few Maintenance. Maintenance. It was broadly on maintenance rather than divorce. She was divorced by her husband and she demanded maintenance. सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा कि मेंटेनेंस दो. सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस की बात कही. So what happened? One thing that शाहबानो केस again there was प्रॉब्लम क्या रही इंडिया में? हमेशा जो एक पॉलिटिक्स रही है वो मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स रही है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मुस्लिम्स आर आल्सो बैकवर्ड. वो उसी अपीजमेंट में खुश हो जाते हैं, उनको ओवरऑल डेवलपमेंट दिखता ही नहीं है. वो छोटा सा अपीजमेंट, और इस अपीजमेंट की वजह से जो मेजॉरिटेरियन पॉपुलेशन है वो लगता है यार वही चीज होने लग गई जो सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 में हुई थी. What was that? That was also kind of appeasement, na? That you support us, you vote for us, we'll give you this, we'll give you political benefits, we will give you, other protection, other preserve, what we say, उसको कहना चाहिए benefits of constitution or law, something like this. लेकिन इसी दौरान अब देखो, एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको 1984 में 2 सीट्स मिली और 1996 में it was ready to form government. How? Yes. खैर हुआ क्या, इसी दौरान इलेक्शंस होते हैं और ये सारे बोफोर्स का करप्शन केस, सबमरीन करप्शन केस, शाहबानो, श्रीलंकन इशू, सब कुछ मिला जुला के तमिल्स को ये लगने लगा दैट ही इज़ अगेंस्ट अस, बिकॉज दैट वाज व्हाट जो प्रोपेगेंडा इस्टेब्लिश हुआ था साउथ में, दैट ही इज़ अगेंस्ट देम. एंड इसी दौरान 1989 के इलेक्शंस होते हैं, राजीव गांधी एंड कांग्रेस लूजेज द इलेक्शन. कांग्रेस लूजेज द इलेक्शन. नाउ कम्स वीपी सिंह. अब उन्हें पता था, देखो वीपी सिंह की कोलिशन, देखो कोलिशन गवर्नमेंट कभी स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पाती, लेकिन वीपी सिंह वाज ही न्यू दैट आई एम नॉट हियर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. और एक रिपोर्ट जो पिछले 10 साल से आइडियल पड़ी हुई थी उसके रिकमेंडेशन मान लिए जाते हैं, एंड दैट स्पार्क्ड फायर इन द कंट्री, द मंडल कमीशन. ऐसा नहीं था कि वो कोई रिपोर्ट वीपी सिंह ने बनाई और इम्प्लीमेंट कर दी, नहीं, वो पहले से वो आइडियल कोई टच नहीं करना चाह रहा था. देखो व्हेनेवर इट कम्स टू समथिंग लाइक रिजर्वेशन और कास्ट पॉलिटिक्स, इट रिक्वायर्स ह्यूज पॉलिटिकल विल. वीपी सिंह न्यू दैट मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला. ही वॉज वेरी मच क्लियर दैट कि आई एम नॉट हियर फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और उसका उन्होंने अब कह लो फ़ायदा उठाया या जो भी किया, दैट ही नोज बेटर. उन्होंने क्या किया, 27% रिजर्वेशन टू अदर बैकवर्ड क्लासेस वॉज इम्प्लीमेंटेड, और इसने देश को फिर डिवाइड कर दिया. देयर वर ह्यूज प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस, क्योंकि तब क्लैरिफिकेशन नहीं आया था. इट वॉज इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दैट वॉज द केस वेयर द कंसेप्ट ऑफ क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर वॉज स्टैब्लिश्ड. उससे पहले नहीं था, उससे पहले लड़कों ने सुसाइड कर लिया, बिकॉज तब लिमिटेड जॉब, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही फाइड स्प्रेड था, सब कुछ इतना इजीली वर्कआउट नहीं हो रहा था. एंड ऑल ऑफ अ सडन दिस रिजर्वेशन केम एंड पीपल फ्रॉम स्टूडेंट फ्रॉम रादर जनरल कैटेगरी, दे ऑल स्टार्टेड कमिटिंग सुसाइड.
the very famous is Rajiv Goswami. He was the person who committed suicide. That's why that Rajiv Chowk in Delhi, na, if anyone has to be Delhi, that Rajiv Chowk metro station is not on Rajiv Gandhi. Yeah, it was because that is where it was near that only he committed. That's why there is a Rajiv Chowk, because he tried to commit suicide there. So it has to do nothing with Rajiv Gandhi. वो कहलाता ही वही है. तो दैट इज और कंट्री में बहुत ज़्यादा एकदम मतलब देश जलने लगा. इसी दौरान जब देश जल रहा था, एक बहुत ही वेटरन लीडर मिस्टर LK आडवाणी, उन्होंने रथ यात्रा शुरू की. एक्चुअली उससे पहले जब राजीव गांधी को ये रियलाइज़ हुआ आफ्टर शाहबानो केस की उनकी इमेज एक प्रो मुस्लिम, एक मुस्लिम अपीजमेंट लीडर के उसमें बन रही है, तो ही ट्राई टू टेक अ स्टैंड ऑफ सॉफ्ट हिंदुत्व एंड ही ओपन द गेट्स ऑफ बाबरी मस्जिद. दैट वाज लॉक्ड. कुछ भी नहीं हो रहा था वहाँ, पूजा अर्चना मतलब कुछ भी नहीं था. दैट वाज अ कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड एरिया. द केस वाज गोइंग ऑन. एक्चुअली ये कहानी दिस इज अभी भी देखो 31 अक्टूबर से पहले डिसीजन आना है, और हो सकता है 31 अक्टूबर को ही आए, क्योंकि द बेंच कैन नॉट बी चेंज्ड. दिस इज क्लियरली मेंशन्ड एंड द चीफ जस्टिस इज रिटायरिंग ऑन 31 अक्टूबर. यस, डेफिनेटली द डिसीजन हैज़ टू बी देयर. क्योंकि कितनी बार बेंच ये जब 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब आया था ना डिसीजन, वहाँ भी यही था. देखो लास्ट बिल्कुल सितंबर के आखिर दिन इसीलिए आया था क्योंकि आफ्टर 2-3 days दैट बेंच वन जज फ्रॉम दैट बेंच वाज रिटायरिंग, और अगर नई बेंच बनेगी तो फिर पूरी कहानी फिर से शुरू होगी. तो ये पहले ही हो गया है कि ये इसी बेंच ने इसका डिसीजन देना है. दैट्स वाई डेली हियरिंग हो रही है. देखो एक और चीज़ समझो, अभी जो हियरिंग हो रही है इट इज़ अ सिविल सूट. It is a civil suit that who has ownership rights over that 2.65 acres of land. What Allahabad High Court's decision was that it was equally divided into 3 parts. One was given to Ramlala because he himself is a party. Second was given to Nirmohi Akhada, and third was given to Muslim Personal Law Board. Why Nirmohi Akhada only? वही क्यों? वो कहानी दूसरी है. इट वॉज ड्यूरिंग व्हेन इट वॉज क्लेम दैट दिस इज द बर्थ प्लेस, और वहाँ पे मंदिर था जो भी मतलब. तो अयोध्या में जो राम जन्मभूमि जो मतलब अब आई डोंट नो अकबर के ज़माने से, तो इट वॉज मुगल्स हु गेव द राइट ऑफ प्रोटेक्शन. मतलब जो एक जिम्मेदारी होती है निर्मोही अखाड़े को मुगल्स ने दी थी. दैट्स व्हाई निर्मोही अखाड़ा इज अ पार्टी. हाँ, मेंटेनेंस और उसका जो भी आप कहें उसकी बाबरी मस्जिद का नहीं, जो भी अयोध्या के अंदर जो भी राम मंदिर और जो भी है, क्योंकि देखो राम वाज बॉर्न इन अयोध्या, दैट्स ट्रू, उसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है. वो तो जो झगड़ रहे हैं, जो पागल लोग झगड़ रहे हैं, जो भी हैं, इधर क्यों चाहे उधर क्यों, दे आर फाइटिंग ऑन दैट पार्ट ओनली. वो 2.6 एकड़ लैंड की कहानी है. अब हुआ क्या, देयर वाज अ मॉस्क. डिस्प्यूट अंग्रेज़ों के टाइम से चल रहा था. डिस्प्यूट जो अंग्रेज़ों के टाइम चल रहा था. देश आज़ाद होता है और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन एक दिन आई गेस दिसंबर 22 और 23 दिसंबर 1949, वो पता नहीं क्या होता है, अगली सुबह वहाँ ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पूजा अर्चना, एवरीथिंग स्टार्टेड. When came to know what happened, there was a constable, he was a Muslim constable, I am forgetting his name. उसने कहा कि मैं रात को, बिकॉज वहाँ गार्ड तो था, बोला मैंने रात को देखा यहाँ बहुत तेज़ रोशनी आई, उसके बाद मैं बेहोश हो गया, और जब मैं उठा तो वहाँ पे रामलला विराजमान थे. ये कोर्ट में ये वो दिया है. डिस्प्यूट शुरू हो जाता है बढ़ते बढ़ते, और ये कोई इतना मतलब कोर्ट कहता है कि अभी लॉकडाउन है, ना प्रेयर्स होगी, कुछ नहीं, नमाज होगी, कुछ भी नहीं होगी, बिल्कुल खंडर बन जाती है वो जगह. अब एक और चीज़ बताइए, यू बिलोंग टू दिस मराठवाड़ा एंड महाराष्ट्र रीजन. जब शिवाजी का दौर था
पहली बार हिंदू राष्ट्र और ये वाला जो कंसेप्ट आया एक राष्ट्र की, वो स्वराज की जो बात की वो शिवाजी ने की। शिवाजी के टाइम व्हाट वाज विच डाइटी वाज वर्शिप्ड, है ना? एंड जब व्हाट वाज द रिलीजियस चैंट दैट वाज यूज्ड, एंड आफ्टर दैट हर हर महादेव, है ना? दिस वाज हुआ तो है। ये कहानी राम जी पे कब चले गई नहीं पता चला। यू सी देयर इज अ चेंज। आप हिस्ट्री को लिंक अप करिए, सी दैट इन वन फ्लो। ये कब इधर से इधर आ गई नहीं पता चला, है ना? अब ये शुरुआत होती है यहीं कहीं से, और बीजेपी को एक मुद्दा मिलता है, मतलब दे स्टार्टेड द रथ यात्रा सोमनाथ से लेके अयोध्या तक की, और कहा जाता है मतलब वो उस रथ के पीछे जो धुआं था वो कम्युनलिज्म का था। स्टार्टेड द पोलराइजेशन ऑफ वोट्स इन दिस कंट्री इज द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग टू बी डन, चाहे कोई हो किसी रीजन में हो, पोलराइजेशन बहुत ईजी हुआ। बट व्हेन दैट रथ यात्रा रीच्ड समस्तीपुर, बिहार, अडवाणी जी वॉज अरेस्टेड बाय लालू यादव, ही वॉज चीफ मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और उस दौर मुलायम यादव जो थे वो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फायरिंग करवा दी थी, एंड सम ऑफ द कार सेवक्स दे डाइड। अब कम्युनल देखो, कास्टिज्म भी आ गया, अनस्टेबल गवर्नमेंट भी है, कम्युनलिज्म भी है, एंड टाइम केम व्हेन वीपी सिंह हैड टू रिजाइन। उसके बाद चंद्रशेखर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, वही जो चीज़ मोरारजी देसाई देन चरण सिंह, फिर इलेक्शन हो गए, वही हुआ, वीपी सिंह देन चंद्रशेखर, एंड देन अगेन इलेक्शन वर अनाउंस्ड। देन ड्यूरिंग दिस कैंपेन राजीव गांधी ने कहा कि अगर हम इलेक्शन जीतेंगे तो तमिल लोगों का रिहैबिलिटेशन हमारा एक मेजर कंसर्न रहेगा, एंड दिस स्पार्क्ड अनदर सस्पिशन in Prabhakaran's mind, and then he planned one of the biggest assassination ever in the history, and Rajiv Gandhi was assassinated during the election campaign. Sri Perumbudur, 21st May, he was assassinated. For the first time plastic bomb was used, metal detector नहीं पकड़ पाता था, suicide bomber पहली बार यूज हुआ, human bomb, plastic bombs पहली बार यूज हुए। So that was something that shook the world. प्रॉब्लम अब कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फेलियर था। यस, देयर वर इनपुट्स कि his life is in threat, he may get assassinated, and there were substantial evidences about that. जब प्रोटेक्शन देने की बात आई तो कहा कि नहीं, बिकॉज एसपीजी का प्रोटेक्शन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए है। हम होम मिनिस्ट्री ने कहा क्योंकि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, हम नहीं दे सकते। एंड देयर वाज ये जो हमारे यहाँ होता ना, फाइल लेके जाओ उस डिपार्टमेंट में जाओ, बोले वो उस क्लर्क के पास जाओ, वो कहेगा नहीं वो उसके पास जाओ, तो वो कहानी शुरू हो गई। एंड आफ्टर दैट ओनली एसपीजी का वो एक्सटेंड हुआ टू प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स, एंड द होल फैमिली of whole Gandhi family. Reason, they faced two assassinations. They have faced two assassinations. That's why they used to get SPG. अभी डॉक्टर मनमोहन सिंह से SPG रिमूव कर ली गई, कुछ दिन पहले की बात है, बट प्रोविजन इज देयर। अब नाउ SPG is protecting only 4 people, the 3 Gandhis and 1 Modi. That's it. Prime Minister and the 3 Gandhis, सोनिया, प्रियंका एंड राहुल। वरना जो प्रोविजन था वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी था, उसके बाद आया ये, उससे पहले नहीं था। एसपीजी तब भी थी। नाउ अगेन एक सिंपैथी वोट, क्योंकि इन बिटवीन इलेक्शंस दिस हैपेंड, सो अगेन अ सिंपैथी वेव ऑफ सिंपैथी वेव टुवर्ड्स कांग्रेस, दो नॉट इन मेजॉरिटी, बट कांग्रेस बिकेम इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन द कंट्री, एंड अगेन टू शो सॉलिडारिटी विद साउथ, पीवी नरसिम्हा राव वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। अब उनके आगे दो बहुत बड़े क्राइसिस थे। वो जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर डेटोरेटिंग, और एक पॉइंट आया कि 7-8 दिन के फॉरेन एक्सचेंज बचे थे। इन दैट क्रिटिकल सिचुएशन ही ब्रॉट द हीरो ऑफ मॉडर्न इंडिया फॉर मी, जिसको जो कहना है कहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वॉज बेसिकली अ प्रोफेसर,
He was a we always say we are always a scholar when we are in academics. So he was a, तो वो RBI के गवर्नर थे, इकोनॉमिक एडवाइज़र भी थे, तो उन्हें लेके आते हैं. मतलब सी दिस वाज द गुड स्टेप्स. ये देखो जब कंट्री क्राइसिस में है तो यू हैव टू थिंक बियॉन्ड योर पॉलिटिकल बाउंड्रीज. लाइक अभी कल हम डिस्कस कर रहे थे कि अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, क्या करना चाहिए. इफ़ यू नो आई रियली मतलब सजेस्ट द गवर्नमेंट कि आप नेशनल क्राइसिस मानते हुए एक नेशनल गवर्नमेंट बनाइए और डॉक्टर मनमोहन सिंह को ले आइए. ला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनने के लिए ये नहीं कि ही शुड बी पार्ट ऑफ रूलिंग पार्टी, ही शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. Nowhere it is written in the constitution that the person who is a minister should be a part of ruling party. No, he should be a member of parliament. That's it. And you can understand the legacy of Dr. Manmohan Singh, that he from Rajasthan he was elected unopposed. No one came against him. So what I believe we should bring him back. In national crisis this can be done. Like आप देखेंगे जब constitution framing हो रही थी तो Dr. Ambedkar, he was not from Congress. He was not from Congress. Shyama Prasad Mukherjee was there. He was not from Congress. तो क्योंकि जब नेशन बिल्डिंग की बात आती है ना, दैट इज़ द रीज़न उस वक्त के लीडर्स को हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिकल बाउंड्रीज से आगे सोच रहे हैं. उन्होंने सोचा तभी तो देश बना ना. अभी आप माने चाहे मत माने इकोनॉमिक क्राइसिस है. जैसे मैं कल कह रहा था ना कि रेरा को ईज आउट कर दो, बोले रियल एस्टेट में जो पैसा लगाना है लगाओ, फ्रीली लगाओ. देखना इमीडिएटली एक फ्लो ऑफ मनी आएगा एंड थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर विद इन मंथ्स. क्योंकि जब घर बनेगा तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रेंथन होगा, होम अप्लाइंसेस सेक्टर स्ट्रेंथन होगा, आपका होगा तो जो ये ऑटोमोबाइल, क्योंकि अब जब घर बनेगा तो गाड़ी भी लेगा इंसान. सिंपल चीज़ें हैं, है ना. तो वो एनी हाउ उस वक्त ज़्यादा सीवियर कंडीशन थी. एंड दिस इज़ व्हाट नरसिम्हा राव डिड. ही ब्रॉट इन Dr. Manmohan Singh, and that's why I called him hero of modern India. क्योंकि उन्होंने जो steps लिए, first of all we should also acknowledge the Prime Minister that he allowed him to take the steps that he wanted to as an economist. दूसरी चीज़ एक और थी कि उस वक्त उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स चल रहा था GATT का, एंड GATT WTO का फॉर्मेट बन रहा था, WTO बन रहा था, और ये ब्रेटन वुड का जो वर्ल्ड बैंक IMF का भी प्रेशर था कि इंडिया शुड ओपन अप इट्स इकोनॉमी. तो बोले हम ओपन तो कर लेंगे लेकिन अभी हमारे पास कुछ है नहीं. तो बोले ठीक है, कर्जा लेने गए तो बोले ओपन तो करो. तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वो सारी शर्तें मानी, रिजर्व बैंक का गोल्ड रिजर्व को मॉर्गेज किया, एंड इकोनॉमी वाज ओपन अप. अब एक और मतलब कितना इम्पैक्ट होता है, एवरीथिंग इज यू नो इज कनेक्टेड. जैसे पहले की फिल्में देखोगे, डॉन और अमिताभ बच्चन वाली, वहाँ विलन का एक ही पेशा होता था, स्मगलिंग. 90s की फिल्मों का स्मगलिंग बंद हो गई फिल्मों में आना. क्यों? क्योंकि देश में ही बंद हो गई. स्मगलिंग वाज व्हाट, जो चीज़ अलाउड नहीं थी वो लेके आना. मनमोहन सिंह ऑन वन स्ट्रोक ओपनड अप द इकोनॉमी, एंड दैट वाज अ वेरी बिग स्टेप. मतलब आज जो हम हिंदुस्तान देख रहे हैं ना, हम ये जो लेवाइस पहनते हैं और मैकडोनल्ड्स खाते हैं, ये वो वहीं से शुरुआत हुई है. इसकी शुरुआत वहीं से हुई है. लाइसेंस राज ख़त्म किया, ईज आउट किया प्रोसेस को. मतलब आज के टाइम पे हम सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करते हैं. ऑल दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1991 इकोनॉमिक, द LPG जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर था. Nehru said that strengthening rapid growth of public sector is important, but by 1990s what happened is पब्लिक सेक्टर जो है वो आइडल, मतलब वो नॉन परफॉर्मिंग होने लगे. दे स्टार्टेड बिकमिंग बर्डन. तो उन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, डिसइन्वेस्टमेंट शुरू किया, ताकि एक तो सरकार के पास पैसा है और ये जो आइडल पड़ी कंपनीज हैं ये कुछ परफॉर्मेंस शो करने लगे. फाइन. अब सो समहाउ दैट इकोनॉमिक क्राइसिस वाज. अब इसी दौरान वो प्रॉब्लम ये भी हुई ना, कुवैत में भी वॉर हो गया, ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए थे. दैट्स वाई द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर डिटेरियोरेटिंग. लेकिन इस दौरान होता ही है 1992 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद वॉज डेमोलिश्ड, एंड दैट क्रिएटेड, मतलब जो स्ट्रोक
इंडिया के कास्टिज़म के ऊपर मतलब इम्पैक्ट जो मंडल कमीशन का था उससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट इंडिया का जो कम्युनल फैब्रिक था, ज़्यादा जो हमारा सेक्युलर फैब्रिक था उसके ऊपर लगाया इस इवेंट ने। 6 December 1992 Babri Masjid was demolished and that sparked a huge wave of riots throughout the country, communal riots throughout the country. And एक और चीज़ हुई इसी दौरान करप्शन से रिलेटेड एंड दैट वाज द हवाला स्कैम। व्हाट वाज दिस हवाला स्कैम? बड़े बड़े मतलब कांग्रेस लीडर्स जो है ना वो इसमें फंस गए। इन्वेस्टमेंट होता है ना, नहीं सर वो पास कर मनी लॉन्ड्रिंग का और फॉरेन एक्सचेंज का। नेटवर्क रहता है ना सर उनका वो। अब फॉर एग्जांपल देखो सिंपल चीज़ है, तुम्हें लेट्स से अमेरिका में किसी को पैसा देना है, ठीक है, उनका एक एजेंट यहाँ है, तो तुम अब और तुम्हारे पास ब्लैक मनी है, अब तुम उसे देश से बाहर भेजना चाह रहे हो, आप प्लेन में ले जा नहीं सकते, बैंक ट्रांसफ़र कर नहीं सकते क्योंकि ब्लैक मनी है, उसका आपको शो करना पड़ेगा। तो क्या होता है, ये हवाला एजेंट्स होते थे, अब भी होते होंगे। तो वो क्या हो, उनके हर कंट्री में एजेंट्स हैं, आप जाइए, जिनको पता है कौन होते हैं, आप उन्हें यहाँ पैसा दे दीजिए, वो एक कोड देंगे, जिसको पैसा चाहिए जिस कंट्री में वो उनके एजेंट के पास जाएगा उतना, और वो अपना कट ले लेते थे उसमें। तो इसमें इस स्कैम में बड़े बड़े लोगों के नाम आने लगे, एंड दिस वाज व्हेन दिस वाज एक्सपोज्ड। तो अगेन heavy charges of corruption, inefficiency of government in handling the 1992 communal riots, economic liberalization उनका benefit था, और इसी and the biggest thing was that Congress was having a coalition government. In spite of that they continued, they were able to वो 5 साल तक सरकार चला पाए। कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ फेलियर्स थे। देखो कोई गवर्नमेंट, कल भी मैंने कहा था, कोई गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती। हमने एक अगर हम बना लें कि हर चीज़ अच्छी होगी, पॉसिबल नहीं है। यह आपके साथ भी है, आप एक इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है किसी को आपको निराश करना पड़े ज़िंदगी में, पॉसिबल है। तो अच्छे पॉइंट्स भी थे, नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। एंड आफ्टर दिस 1996 इलेक्शंस, बीजेपी की यहाँ से वो कहाँ से शुरू किया था, 89-87 से वो रथ यात्रा और सारी चीज़ें करते करते पोलराइजेशन ऑफ वोट, और 1996 के इलेक्शंस होते हैं। एंड वाजपेयी जी बिकेम प्राइम मिनिस्टर, ऑल्दो फॉर जस्ट फॉर 13 डेज। वो मतलब ही वॉज इन्वाइटेड फॉर द बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन 13 दिन से ज़्यादा उनकी सरकार चल नहीं पाती क्योंकि 3 औरतें गेम कर देती हैं, सोनिया गांधी, Jayalalitha and Mayawati. Is all they came. Jayalalitha was initially, she was saying that she will support BJP when it come to vote of confidence, motion of confidence की जब बात आएगी तो will vote. लेकिन at the there was a meeting between Mrs. Sonia Gandhi and Jayalalitha and things went the other side, and Vajpayee was, the government was वो motion pass नहीं कर पाए। उसके बाद क्या होता है, एक कांग्रेस सपोर्टेड थर्ड अलायंस विच वाज नोन एज यूनाइटेड फ्रंट, जो जितनी रीजनल पार्टीज थी, साउथ की, नॉर्थ की, ये सब एक साथ आती हैं। इनके इतने नंबर्स नहीं होते, कांग्रेस बोलती गवर्नमेंट बनाओ, विल सपोर्ट यू। तो एक यूनाइटेड फ्रंट बनता है जिसमें कांग्रेस का आउटसाइड सपोर्ट होता है। आउटसाइड सपोर्ट मीन्स दे विल, वेन एवर सच थिंग्स विल कम, वी विल वोट फॉर यू बट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, एक इस तरीके की गवर्नमेंट बनती है। और HD देवेगौड़ा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। कुछ दिन चलती है, फिर देखो ये कोalition पॉलिटिक्स, जब देखो एक कोalition, व्हाई वाजपेयी इज रिगार्डेड एज द लास्ट, आई कॉल हिम द लास्ट पिलर ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया, क्योंकि उस दौर में जब कोalition पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा अनस्टेबल क्रिएट होती थी, उन्होंने NDA को फॉर्म किया और सक्सेसफुली गवर्नमेंट चलाई। So that's why now after that you'll never see such kind of a constructive politics in India. So that was the last pillar, he died. देवेगौड़ा के बाद फिर एक टसल, देखो इतनी पार्टीज थी विद, और जब इतनी पार्टीज, आज छोटी पार्टी को जब मिल जाता है ना कि सीधे भारत सरकार,
मतलब वो तो राज्य सरकार में खुश होने वाले लोग वो सीधे भारत सरकार, तो उनके एम्बिशंस बढ़ने लगते हैं। दैट इज़ वेयर आफ्टर दैट फिर वही एच डी देवेगौड़ा को रिज़ाइन करना पड़ा। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, बड़ा टसल चलता है। मतलब एक बहुत ही शरीफ इंसान प्राइम मिनिस्टर बनता है, मतलब आई रियली एडमायर हिम, मिस्टर आई के गुजराल। मतलब वो इतने शरीफ थे कि वो बहस वहस चल रही थी दिल्ली में, मीटिंग चली रही थी यूनाइटेड फ्रंट की, अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो ही सेड दैट आई डोंट रियली लाइक दिस। वो दिल्ली में ही रहते थे, तो जहाँ मीटिंग चल रही थी आंध्रा भवन वॉज वेरी क्लोज टू दैट, वो गए, बोले मैं जाके सो रहा हूँ। अब उनकी वाइफ परेशान, मतलब शरीफ आदमी रात भर घर नहीं है, वाइफ बड़ी परेशान। तो रात को 3 बजे डिसीजन हुआ, ही वॉज, उनको उठाया, मतलब जब डिसीजन हो गया कि गुजराल साहब को प्राइम मिनिस्टर के लिए आगे कर दो, तो वो उनको 3 बजे उठाया गया, वी वर स्लीपिंग व्हेन हिज नेम वाज फाइनलाइज्ड। तो अब होता नहीं, मतलब दिस इज़ अ इंसिडेंट, अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम कुलदीप नायर्स बुक बियॉन्ड द लाइन्स। तो वो बड़ा अच्छा इंसिडेंट है कि वो सुबह 6 साढ़े 6 बजे अपने घर पहुंचते हैं, तब वो बीवी, तो बीवी है क्या कर सकते हैं, तो वो कहें, मतलब उन्होंने बड़े कहाँ थे रात भर से, देन ही इन अ वेरी लाइट मूड सेड तमीज़ से बात करो, यू आर टॉकिंग टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। So this was, and I.K. Gujral is being credited for the Look East policy. उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत कंस्ट्रक्टिव मतलब कहना चाहिए पॉजिटिव भी थी, और उन्होंने एक नई चीज़ देखी कि हम अब तक वेस्ट की बात कर रहे थे, लुक ईस्ट, आसियान कंट्रीज़ की तरफ, क्योंकि तब सिंगापुर, थाईलैंड, ये जो इकोनॉमीज़ थी ये डेवलप कर रही, ये बहुत पेस से डेवलप कर रही थी। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग वेस्ट ही सेड लुक ईस्ट, और उन्होंने इस लुक ईस्ट फॉरेन पॉलिसी को प्रमोट किया। एक अच्छा, एक मतलब ही वॉज अ नोबल मैन। लेकिन अनस्टेबिलिटी है कोalition पॉलिटिक्स में, क्योंकि वही है ना, एक इंसान हर किसी को खुश नहीं रख सकता। एंड इन दैट अगेन नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार गिरती है। 1998 में फिर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, फिर बीजेपी इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी बट डिडंट गेट द मेजॉरिटी। एनी हाउ 13 महीने फिर सरकार चलती है, फिर गिर जाती है 1999, और इस इन 1998 इंडिया डिड द पोखरण 2 होता है, और उसके बाद इलेक्शंस। फिर देखो कितना पॉलिटिकली अनस्टेबल एरा था। 96 में इलेक्शन हुआ, वाजपेयी, फिर देवेगौड़ा, फिर गुजराल, फिर अगेन वाजपेयी। 98 में इलेक्शन हुआ, फिर वाजपेयी, फिर 99 में इलेक्शन हुआ, फिर वाजपेयी। सो यू कैन अंडरस्टैंड। इसी दौरान 1999 द कारगिल वॉर, और कारगिल वॉर यू ऑल नो what is all about the Kargil war, और that is मतलब मिलिट्री कहना चाहिए करेज से ज़्यादा बड़ी वो मिलिट्री करेज जो शो किया, जो सब्सटेंस इंडियन आर्मी ने शो किया, that was of different level, but still the diplomacy that how Vajpayee ji was able to manage the world fraternity, especially when it comes to the issue of Kashmir, that was something which is always appreciated, and India emerged victorious in Kargil war, Operation Vijay। और उसके बाद 2004 तक जो है वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर रहे। 6 महीने पहले उन्होंने गवर्नमेंट डिसॉल्व की, लोकसभा डिसॉल्व की, और इलेक्शंस अनाउंस हुए। एक्चुअली इलेक्शंस होने थे दिसंबर में, क्योंकि कारगिल वॉर के बाद इलेक्शंस हुए थे 1999। लेकिन हुआ क्या, 2003 दिसंबर में MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली, यहाँ पे इलेक्शंस हुए, और दिल्ली को छोड़ के तीनों स्टेट्स में MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान में बीजेपी बिकेम विक्टोरियस। एंड इन दैट उनको लगा कि द वेव इज़ इन आवर फेवर, और उन्होंने जो इलेक्शंस दिसंबर में होने थे 2004 दिसंबर में, वो मई में हो गए। 6 महीने पहले उन्होंने लोकसभा डिसॉल्व करके इलेक्शन डिक्लेयर करवाए, बट बीजेपी लॉस्ट। मतलब इवन कांग्रेस वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये हो जाए, टू बी ऑनेस्ट। उन्हें खुद नहीं एहसास हुआ कि हम जीत गए। आई डोंट नो व्हाट, मतलब आप इस देश की जनता का मूड कर ही नहीं सकते। अभी कैसा लग रहा था 2014 के इलेक्शन में, नहीं बीजेपी आ जाएगी, बट वो नॉट, मतलब ठीक ठाक मेजॉरिटी, मतलब मे भी उसे किसी की जरूरत पड़े। दिस वाज इलेक्शन के दौरान ये फील हो रहा था। वोट खोला तो पता नहीं कोई और ही कहानी थी। नहीं, आप देखो, आप देखो EVM नहीं,
बी रेशनल ऑन सर्टेन पार्ट, ठीक है। नहीं तो फिर बाकी जगह क्यों हार गए? इसलिए क्या है ना, गुलबर्गा में इलेक्शन हुए ना, तो वहाँ पे जिन लोगों ने वोट किया ना, तो बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बीजेपी का वोट था। और कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे ना, उनका नाम इतना मतलब वहाँ पे पॉपुलर है ना, लोगों को पता भी नहीं वहाँ पे इलेक्शन जिन्होंने वोट किया उनको भी नहीं पता कि किसको वोट दे दिया। हाँ कि किसको वोट दे दिया। रीजन था ना, लाइक आई कम फ्रॉम भोपाल, अब यार everyone is laughing. Don't laugh at me, I didn't vote for her. And when I really talk to the people from BJP, मतलब like obviously एक healthy political discussion हर कोई करता है ना, everyone said कि यार मतलब they were like कि भोपाल से कांग्रेस जीतेगी लेकिन कांग्रेस BJP will come in the center. This was people from मतलब honestly from ruling party they were saying this. I don't know what happened. फिर जब बाद में I met बोले see we don't care who is our MP. We only know that if we'll press on Lotus, Modi ji will win. हमें उससे कंसर्न ही नहीं है कि हमारा लोकल MP कौन है. What you are saying is somewhat happened in Bhopal also. टाइप पे जो स्टेटमेंट है वो भी बहुत सेंटिमेंटल Hmm? रिगार्डिंग 26 11। अब सर कैसे है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे का है ना, वहाँ पे कांग्रेस में है इसकी वजह से ना, उनका काम के ऊपर ही उनका नाम, मतलब आपने खुद के आइडिया हाँ. Then also he lost. वही ना। तो यू कैन नॉट ब्लेम, सी एक अब हमारा जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम है उसका नैरेटिव चेंज हो रहा है, आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा। आप ईवीएम और वो देखो, जीत जाते तो ईवीएम नहीं होती क्या? अगर दूसरी पार्टी जीतती तो फिर क्या नहीं ईवीएम अच्छी है? ये गेटिंग माय पॉइंट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं, एक चेंज देखो, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। चेंज ये आ रहा है कि 2004 से 14 से पहले हमें ये कंसर्न नहीं होता था और हमें इससे मतलब भी नहीं होता था कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। हमारा कंसर्न होता था कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, वो इलेक्ट होगा एंड इट इज देयर रिस्पॉन्स, और जो आइडियली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में होता है। वी नेवर वोट फॉर प्राइम मिनिस्टर, बट नाउ द नैरेटिव हैज चेंज्ड। नाउ पीपल हैज नो कंसर्न दैट हु द हेल दैट पर्सन इज सिटिंग। Yes, now we are voting for prime minister, and the reason why Congress, everyone was saying कि ठीक है हम local MP को जिता तो दे, लेकिन who is the prime ministerial candidate for Congress? ये कभी होता ही नहीं था हमारी डेमोक्रेसी में। ये नैरेटिव चेंज हुआ है, and this is a bigger cause of BJP showing the sign of, because they have a face for prime minister. और लोगों को आप कई जगह आप देखिएगा उन्होंने खुद कहा कि don't vote for the candidate, vote for me. And this is what has actually happened. ये जो इतना एक बहुत हेवी विक्ट्री जो दिखती है हमें, उसकी वजह यही है कि पीपल हैव नॉट वोटेड व्हाट यू आर सेइंग, कि उसको पता भी नहीं बीजेपी कैंडिडेट कौन है, मगर उन्हें एक चीज़ पता है, put button on that, vote will go to Modi. And Mr. Modi is no, that is the reason जो एक डेमोक्रेटिक नैरेटिव है ना वो चेंज हो रहा है। मतलब being a bureaucrat aspirant or being a future bureaucrat, don't blame EVM for that. Never. This is something which I observe कि एक जो चेंज हुआ है, अब लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है सिर्फ एक ही चीज़ से कि प्राइम मिनिस्टर कौन है। I believe for a democracy that's dangerous because your building blocks needs to be strong. अब like well, if someone asks you come from, see, when I say I came from Bhopal, you all started laughing, है ना? क्यों? क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक कमज़ोर है, वो बिल्डिंग ब्लॉक कमज़ोर है। सो लेट्स सी, देखो अब वही है ना, मूड का, देश के मूड का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। वो यही जनता है, पता चला 2024 में खेल ही बदल दे, कोई भरोसा नहीं पब्लिक का। दे कैन गो इन एनी डायरेक्शन। सो 2004 इलेक्शंस, अच्छी चीज़ें जो आई 2004 के बाद, व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकेम प्राइम मिनिस्टर, वाज RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। लड़ाई बहुत दिन से चल रही थी, दिस होल सिविल सोसाइटी एंड एवरीवन, दे वर fighting over that, but finally right to information आया, and it is a very what is the most important part of RTI is that it created
a higher level of transparency in governance. So जब हम गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो RTI, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी आया, फूड, राइट टू एजुकेशन, ये सारी चीज़ें हुई। देखो, when things become too transparent, कहीं तो पर्दा लगाना पड़ेगा ना, हर चीज़ थोड़ी दिखाई जाती है। एक्चुअली हो क्या रहा था ना, RTI का मिसयूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, मतलब गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ा मिशनरी लग रहा था उसमें। पीपल लाइक छीके क्यों उस पर RTI, यहाँ क्यों गए उस पर RTI, तो वो ग्रीवियंस रिड्रेसल उनके पास, तो कहीं ना कहीं उसको, अब सी दिस इज द पॉलिसी ऑफ एवरी गवर्नमेंट. कांग्रेस केम अप विद RTI which was more transparent. They have their different ideology. So we better ask government why happened this. What was the need? Our concern is what are the amendments. Fine. अब you ask कि why what was the need of Kashmir? So need, I don't know, but yes, from examination point of view, our concern is more on, you know, what are the amendments, what are the repercussions, what are the constitutional changes, what are the political political as a system will change in country. So that is more important. Going on intentions, because I don't know what was in the head of minister when he proposed. Why he proposed is not our concern. What he proposed, what changes were accepted, what were not, what is the new format of our after amendment, what is the new RTI, how it looks. So that is more important. Fine. So we'll take a break. I'll stop here. We'll take a break. Lunch. फिर इसके amendment की गरज क्यों थी सर? Why was there a need for amending this act? ये अभी amendment किया